तो इस वीडियो में हम लूसेंट का जियोग्राफी है और तो इसमें 50 क्वेश्चन आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे और ये पार्ट नंबर 2 है। फर्स्ट पार्ट आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है, लूसेंट जियोग्राफी MCQ करके, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं जो है लिंक भी लगा दूंगा टेलीग्राम का और जो है प्लेलिस्ट का भी लिंक लगा दूंगा, तो आप आसानी से देख सकते हैं। इसके साथ ही मैं संपूर्ण भारत का इतिहास करवा चुका हूँ ऑलरेडी, जिसकी पूरी 2.5 घंटे की एक वीडियो पड़ी है तथा 50-50 क्वेश्चन के 7 वीडियो भी पड़े हैं। तो आप उसको अगर देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, उसका भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। चैनल विजिट कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में उष्णकटिबंधीय चक्रवात पर उत्पन्न होते हैं। जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं कहाँ उत्पन्न होते हैं? ये बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तीसरा हमारा सही उत्तर होगा, अगला है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण भारत के किस क्षेत्र में शीतकाल काल में वर्षा होती है? यानी जो पश्चिमी विक्षोभ होता है, ठीक है, कारण भारत के किस क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा यानी कि ठंडियों में वर्षा होती है? तो कहाँ होती है? ये कश्मीर घाटी में होती है, याद रखिएगा। ये प्रश्न क्या है? सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि लूसेंट के जियोग्राफी के प्रश्न है। अब देखिए पश्चिमी विक्षोभ होता क्या है? हो सकता है कई लोगों को पता हो और हो सकता है कई लोगों ने पहली बार नाम सुना हो, ठीक है। तो पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है? तो पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर और आसपास के क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले एक अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय तूफान है जो सर्दियों के दौरान उत्तर पश्चिमी भारत में वर्षा और बर्फबारी लाते हैं। देखिए तो ये क्या है? ये पश्चिमी विक्षोभ कहलाता है। तो किस में? तो आपको पता है भूमध्य सागर में, ठीक है। तो इधर से ये उत्पन्न होते हैं, ठीक है, यहाँ से उत्पन्न होते हैं और इधर जो ये देखिए कश्मीर है ना, इधर ये तूफान क्या वर्षा लाते हैं, इसी को कहा जाता है। अगला है, उत्तर भारत की जलवायु के लिए हिमालय महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तर भारत की जलवायु उसके लिए हिमालय महत्वपूर्ण है क्योंकि तो हिमालय की क्या उसमें क्या है रोल है, क्या उसका है रोल है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं को भारत से पलायन करने से रोकता है। अगला है, एक्सिमो किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है? एक्सिकोमो किस भौगोलिक क्षेत्र से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो कहाँ से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, ध्रुवीय क्षेत्र से संबंधित है। अब एक्सिकोमो है क्या, इसके बारे में समझ लीजिए। देखिए एक्सिमो जो है वो एक प्रकार की ध्रुवीय क्षेत्रों पर रहने वाली एक प्रकार की जनजाति है। क्या जनजाति है? और ये जनजाति जो इग्लू बना के रहती है, इग्लू किसे कहा जाता है? जो बर्फ के घर होते हैं उसे इग्लू कहा जाता है। जैसे आप चित्र देख सकते हैं ना, ये पूरा क्या है? बर्फ का घर है, इसी को इग्लू कहा जाता है। जो आपके सामने चित्र है इसी को इग्लू कहा जाता है। और ये घर में एक्सिमो शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से उत्तरी ध्रुव क्षेत्र आर्कटिक में स्वदेशी लोगों के लिए किया जाता है जो ग्रीनलैंड, कनाडा, अलास्का और साइबेरिया जैसे क्षेत्रों में रहते हैं। तो क्या जनजाति है, ठीक है, एक्सिमो, जो कि इग्लू बना के यानी कि बर्फ के घर बना के रहती है। अगला है, उस प्रकार की ऋतु की पहचान कीजिए जो भारत की 4 ऋतुओं का भाग नहीं है। तो उस प्रकार की ऋतु कौन सी है? तो यहाँ हमारा सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4, दक्षिण पूर्व मानसून का मौसम। क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व मानसून का मौसम। अगला है, पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है? तो किस वायुमंडलीय स्तर में स्थित है? तो समताप मंडल में स्थित है। देखिए वायुमंडल की कुल मिला के परतें होती हैं। देखिए जो वायुमंडल की कितनी परतें होती हैं? क्षोभ मंडल होती है, समताप मंडल, आयन मंडल और मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल, कुल मिला के 5 मंडल, यानी कि 5 परतें होती हैं। तो वायुमंडल की कुल 5 परतें होती हैं। अब मैं सबसे पहले आपको क्षोभ मंडल के बारे में विस्तार से बताऊंगा, इसके बाद समताप मंडल, एक एक करके सब कुछ बता दूंगा, ध्यान से सुनिएगा। ये हमारी क्या है? देखिए ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के ऊपर जो एक लेयर रहती है ये 50 किलोमीटर तक की रेंज में, ठीक है, तो उसको क्षोभ मंडल कहते हैं। यहाँ जो मौसम संबंधी जो गतिविधियाँ हैं यहीं होती हैं, जैसे बादल बनना और बारिश होना, बिजली चमकना, ये क्षोभ मंडल में ही होती है। अधिकतर प्रश्न पूछा जाता है कि इंद्रधनुष का दिखाई देना किस मंडल में दिखता है? तो क्षोभ मंडल में। मौसम संबंधी गतिविधियां क्षोभ मंडल में होती हैं। इसके बाद आता है समताप मंडल। क्या था? समताप मंडल। देखिए क्षोभ मंडल के ऊपर है समताप मंडल। समताप मंडल में एरोप्लेन उड़ते हैं क्योंकि यहाँ मौसम संबंधी गतिविधियाँ नहीं होती, बिजली नहीं कड़कती, बिजली गिरने का डर नहीं रहता, बारिश यहाँ नहीं होती, तो यहाँ क्या होता है? समताप मंडल, इसलिए यहाँ एरोप्लेन जो है आराम से उड़ते हैं। और यहीं ही समताप मंडल में एक ऐसी लेयर है जिसे कहा जाता है ओजोन परत।
ओजोन लेयर जिसे कहा जाता है। सप्तम मंडल के बाद आता है मध्य मंडल, तीसरा है मध्य मंडल, और मध्य मंडल में उल्का पिंड गिरते हैं। कहाँ? मध्य मंडल में उल्का पिंड गिरते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। मध्य मंडल के बाद है आयन मंडल। आयन मंडल सैटेलाइट, यानी कि जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं ना, ये यहाँ सैटेलाइट संच होते हैं। इसका वायुमंडल आते हैं और वायुमंडल धीरे धीरे ये अंतरिक्ष से जुड़ जाता है। तो वायुमंडल की कुल 5 परतें हैं। 5 परतों के बारे में मैंने आपको नाम बता दिया और सभी के बारे में बता दिया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मौसमी पवनों का उदाहरण है? तो मौसमी पवनों का उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर भारत में मानसूनी पवनें, एक हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, काल बैसाखी में चलती है। जो काल बैसाखी नामक एक हवा है वो कहाँ चलती है? ये पश्चिम बंगाल में चलती है। बहुत बार ये पूछा गया प्रश्न है। अगला है, किस तट पर सर्दियों के दौरान वर्षा होती है? तो किस तट पर जो सर्दियों के दौरान वर्षा होती है तो कोरोमंडल तट उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट कहा जाता है। अब देखिए कोरोमंडल तट है क्या? तो भारत में प्रमुख तटों के नाम, तो सबसे पहले आप समझिए, आप इसको समझिए। सबसे पहले काठियावाड़ तट। ये काठियावाड़ तट क्या है? तो देखिए कच्छ से जो दमन तक जो इलाका है उसे काठियावाड़ तट के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद आता है कोंकण तट, ये काठियावाड़ तट है पूरा। ठीक है, इसके बाद आता है कोंकण तट। कोंकण का तट किसे कहते हैं? तो दमन से गोवा तक, जो दमन और गोवा का जो मिला के भाग उसे कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है कनाडा तट। ठीक है, कनाडा तट, इसको जो है गोवा से मैंगलोर तक कहा जाता है। मालाबार तट जो है मैंगलोर से कन्याकुमारी तक जो मालाबार तट कहा जाता है। आप इसमें आप आसानी से देख सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है कोरोमंडल तट। तो कन्याकुमारी से पुलिकट झील, पुलिकट झील यहाँ कन्याकुमारी से पुलिकट झील तक कोरोमंडल है और यहीं पे क्या वर्षा होती है। उत्तरी सरकार तट, जो आंध्र प्रदेश का हिस्सा है महानदी से, ये उत्तरी सरकार तट है। फिर कोंकण तट आता है जिसे उत्कल तट। ठीक है, तो ये कहाँ है? तो ये महानदी डेल्टा से गंगा नदी के मैदान तक, यहाँ गंगा नदी का मैदान, यहाँ डेल्टा तक ये है। ये मैंने आपको बता दिया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप नामक महान भौगोलिक इकाई में शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं? म्यांमार शामिल नहीं, याद रखिएगा। अब भारतीय उपमहाद्वीप है क्या, इसके बारे में समझ लीजिए। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप ये दक्षिण एशिया में एक विशिष्ट भौगोलिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक क्षेत्र है जो हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक फैला हुआ है। ठीक है, शामिल देश कौन कौन से हैं? यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल देश कौन कौन से हैं? तो इसमें मुख्य शामिल देश कौन से हैं? भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है और मालदीव है। कुल मिला कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है भारतीय उपमहाद्वीप में कुल देश कितने शामिल? तो 7 शामिल हैं। उसमें से एक नाम दे देगा और 3 अन्य नाम दे देगा। कहीं से भी आपसे विषम करके भी पूछा जा सकता है। अगला है, महान भारतीय मरुस्थल भारत के किस भाग में स्थित है? जो महान भारतीय मरुस्थल है भारत के किस भाग में स्थित है? किस भाग में स्थित है? उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। 4 हमारा यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। अब उत्तर पश्चिमी भाग कैसे? अब देखिए, ये हमारा क्या है? ये हमारा मैप है, इंडिया का मैप है। इसमें आपको बताया गया है कि इसमें आपको ये बताया गया है कि डिजर्ट यानी कि भारतीय मरुस्थल कहाँ है। ठीक है, अब आपको ये तो पता ही होगा। ऐसे अगर हम एक लाइन कोई ड्रॉ कर दें, ठीक है, अगर एक ऐसी एक लाइन ड्रॉ कर दें तो इसको आप क्या कहते हैं? इसको उत्तर कहते हैं, इस दिशा को दक्षिण कहते हैं, इसको आप पूरब कहते हैं, इसको पश्चिम कहते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच के भाग को क्या कहेंगे? उत्तर और पश्चिम के बीच के भाग को उत्तर पश्चिम कहते हैं। और देखिए जो मरुस्थल है उत्तर पश्चिमी भाग में ही स्थित है, इसीलिए ऑप्शन में उत्तर पश्चिम दिया गया है, याद रखिएगा। ऐसे प्रश्न बनते हैं। अगला है, कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? जो कर्क रेखा है ये कहाँ से गुजरती है ये आपको बताना है। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है कि मध्य प्रदेश में गुजरती है, त्रिपुरा से भी गुजरती है, मिजोरम से, उपयुक्त तो सभी 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि सभी से ये कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से 8 राज्य हैं? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अक्षांशीय विस्तार भारत के मुख्य भूमि क्षेत्र की सीमा के लिए प्रासंगिक है? तो कौन सा है? 64 का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। कौन सा सही उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 3, 8.4 N और 37 डिग्री 6 N। अगला है, भारत का पूर्वी तटीय मैदान कहाँ स्थित है? तो भारत का पूर्वी तटीय मैदान है, ये कहाँ स्थित है? तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच। दूसरा हमारा सही उत्तर होगा। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। अगला है, भारत में
प्रायद्वीप पठार का आकार क्या है, यानी कि भारत में जो प्रायद्वीप पठार है, देखिए भारत को 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, एक प्रायद्वीप पठार है, उसका आकार त्रिभुजाकार है। मैं भी आपको चित्र में दिखाऊंगा, चीज़ें आपको कन्फर्म हो जाएंगी। देखिए ये भारतीय प्रायद्वीप का पठार, ये कैसा आप ऐसे देख सकते हैं, त्रिभुजाकार है। आप ऐसे देखिए ये त्रिभुजाकार आपको ऐसे लग रहा होगा, तो इसलिए इसको त्रिभुजाकार कहा गया है। अगला है, भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। जस्ट मैंने अभी आपको बताया, भारत को कुल 6 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, अब वो 6 भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन से हैं उसके बारे में भी देख लीजिए। सबसे पहले है उत्तरी पर्वत, सबसे पहले है उत्तरी पर्वत, फिर है उत्तर का विशाल मैदान जिसमें उत्तर प्रदेश आता है। ठीक है, इसके बाद है प्रायद्वीप पठार, तटीय मैदान, द्वीप और रेगिस्तान क्षेत्र, इसमें आप पूरा देख सकते हैं। अगला है, भारत तक विशाल महाद्वीपीय भूमि का हिस्सा है, तो किसका, यूरेशिया, तो हमारा 4 हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, हिमालय में मुख्य समांतर पर्वतमाला है, तो हिमालय में मुख्य समांतर कौन सी पर्वतमाला है, यानी कि कितनी पर्वतमाला, 3 पर्वतमाला है। कौन कौन सी, देखिए महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, और इनको काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, अन्य श्रेणियों में इसको बांटा गया है, जो कि मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। अगला है, भारत के उत्तरी मैदान अधिकतर से बने होते हैं, तो जो भारत के उत्तरी मैदान है अधिकतर से जलोढ़ मृदा से बना होता है, याद रखिएगा। और जलोढ़ मृदा को भी 2 भागों में बांट के देखा जाता है, खादर और बांगर। अगला है, आमतौर पर बनावट से रेतीली और प्रकृति में खारी होती हैं, तो कौन सी खारी मृदा होती हैं, जो कि प्रकृति जिनका नेचर, तो सूक्ष्म मृदा, क्या सूक्ष्म, याद रखिएगा सूक्ष्म मृदा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा भारत के उत्तरी मैदानों पर पाई जाती है, तो भारत के उत्तरी मैदानों पर कौन सी मृदा पाई जाती है, तो जलोढ़ मृदा पाई जाती है, याद रखिएगा। वहाँ का जो अधिकतर पार्ट है वो जलोढ़ है। अगला है, मिट्टी की तैयारी के बाद की जाने वाली पद्धति का क्या नाम है, यानी कि जैसे देखिए हमारे जैसे खेत है, ठीक है, इसमें हमने क्या किया, मिट्टी को क्या कर दिया, तैयार कर दिया, यानी कि इसको जोत दिया। ठीक है, इसके बाद उसमें बुआई की जाती है, क्या की जाती है, बुआई की जाती है, यानी कि अनाजों को जमीन के अंदर डाला जाता है, आप देख सकते हैं इस चित्र में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत के कुल क्षेत्रफल का न्यूनतम प्रतिशत साझा करती है, तो कौन सी, तो वर्टिसोल, 4 हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का रंग पर्यावरण के दबाव के बजाय लोहे के प्रसार के कारण लाल होता है, तो इसको लाल मृदा कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये इसके आयरन के ज़्यादा के लोहे के बजाय, यानी कि आयरन के ज़्यादा से इसका क्या है, दबाव के कारण इसका रंग लाल हो जाता है। आप इसमें देख सकते हैं लाल मृदा, गांव से जो हैं उनको पता होगा ये लाल मृदा, क्योंकि चूल्हा वगैरह जो लीपने में पोतने में इस मिट्टी का उपयोग होता है, और ईंट अच्छे खासे से इस मिट्टी से बनती हैं। अगला है, कपास उगाने के लिए लावा प्रवाह से बनी वह कौन सी मृदा है जो बेहद महीन अर्थात चिकनी मिट्टी से बनी होती है और गर्म मौसम में जिसमें बाहरी दरारें पड़ जाती हैं, तो कौन सी है, देखो लावा के प्रवाह से बनी है, यानी कि जब लावा ठंडा हो गया है तो उस मिट्टी कौन सी मिट्टी बनी है, तो ये पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 काली मिट्टी। देखिए लावा जैसे, देखिए मैं अभी आपको थोड़ा सा बताता हूँ, देखिए क्या है, ज्वालामुखी है, नीचे क्या है, ये मैग्मा है, ठीक है, ये नीचे मैग्मा है, इसे ज्वालामुखी है, बाहर आया तो ज्वालामुखी क्या है, लावा है, ये क्या बाहर आता है तो लावा है, यही ठंडा हो जाता है, जब ठंडा हो जाता है तो लावा बन जाता है, और ठंडा होने के बाद चट्टान, जैसे मान लीजिए कैंथरित चट्टान बन गई, ठीक है, और यही जो चट्टान टूट टूट के काली मृदा बन जाती है, याद रखिएगा। अगला है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के किस तरह की मृदा काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है, तो कौन सी मृदा है, तो 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 लाल लेटराइट मृदा, 4 हमारा सही उत्तर होगा। अगला है, मिट्टी की किस परत में खाद होता है जो पानी मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, तो किस में होता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 ऊपरी मृदा, 1 हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला है, पुरानी जलोढ़ मृदा को नई जलोढ़ मृदा की तुलना में की उच्च सांद्रता होती है, तो किसमें, तो यहाँ का सही उत्तर होगा कंकेर नोड्यूल्स, 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा लेटराइट मृदा में सबसे अधिक पाई जाती है, तो पोटास की मात्रा, किसकी, पोटास की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। अगला है, मिश्रित खेती की मुख्य विशेषताएं कौन सी है, देखिए मिश्रित खेती कौन सी है, ठीक है, मिश्रित का मतलब होता है 2, ठीक है, मिश्र का मतलब, मिक्स का मतलब भी पता, 2 चीज़ें, ठीक है, तो मिश्रित खेती वह खेती होती है जब एक ही खेत में और 2 या 2 से अधिक फसलें की जाती हैं, ये तो नहीं होगा, ठीक है, वो होती है जब एक ही खेत में क्या पशुओं का पालन और फसलों की खेती की जाती है, उसे मिश्रित खेती कहा जाता है, 3 सही उत्तर होगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं।
अगला है दालें किसका अच्छा स्रोत है? तो दालें जो प्रोटीन का अच्छा स्रोत है और दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है और ये विभिन्न प्रकार की दालें हैं और सबसे ज़्यादा प्रोटीन जो मूंग की दाल में पाया जाता है, याद रखिएगा। अगला है रबी फसलें में बोई जाती है। जो रबी की फसलें में बोई जाती हैं, देखिए रबी की फसलें होती हैं ठंडी की फसलें, तो ठंडी की फसलें अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अब देख खरीफ की फसलें और रबी की फसलें, तो आप देख भी सकते हैं। खरीफ में देखिए जैसे हमारा चावल हो गया जिसे धान कहते हैं, मूंगफली हो गया, रागी हो गया, सोयाबीन हो गया, और वहीं पे रबी यानी कि ठंडी की फसलों में गेहूं हो गया, मटर हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया। ठीक है, अगला है कौन सा विकल्प जून जुलाई में उगाई जाने वाली और सितंबर अक्टूबर में काटी जाने वाली फसलों का प्रतिनिधित्व करता है? यानी कि जो दिए गए हैं ऑप्शन, तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसकी जो है जो बुआई है जून जुलाई में की जाती है और कटाई जो है सितंबर अक्टूबर में की जाती है, यानी कि खरीफ फसलें पूछा जा रहा है। तो कौन सी फसलें हैं? देखिए ये तो तरबूज मटर, तो कौन सा होगा आप बताइए। ठीक है, आप बताएं कि कौन सा होगा, तो सही उत्तर होगा चावल। तो खरीफ की फसलों में चावल और कपास, याद रखिएगा। अगला है पोकल्ली चावल की एक अनोखी किस्म है जो लवणता को झेल सकती है, भारत के किस राज्य की स्थानीय चावल है? तो किस राज्य की एक स्थानीय चावल की किस्म है? तो ऑप्शन नंबर 3 है केरल, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है हाक चाव किस जीआई भौगोलिक संकेत दिया गया है? वो सुगंधित चावल है जिसकी खेती भारतीय राज्य में की गई, तो मणिपुर है, याद रखिएगा। तीसरा हमारा सही उत्तर होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एक वृक्षारोपण फसल है? यानी कि वृक्षारोपण फसल कौन सी है? तो रबड़। रबड़ की ऐसी एक फसल है जो वृक्षारोपण की जाती है। आप ये रबड़ का पेड़ देख सकते हैं। ठीक है, रबड़ के पेड़ में क्या होता है, नॉर्मली एक कट लगा दिया जाता है, जैसे रात को गए और यहाँ कट लगा दिया जाता है और एक ऐसे ये प्लेट लगा दी जाती है और ये डिब्बा एक ऐसे बांध दिया जाता है और यहाँ से बूंद बूंद में चू के इसमें भरता है। आप हर चित्र में इसको देख सकते हैं। ठीक है, ये रबड़ की खेती। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष लीस्ट वाटर एफिशिएंट फसल है? यानी कि सबसे ज़्यादा किस फसल को पानी लगता है? तो किसको लगता है? तो गन्ना को लगता है, एक, याद रखिएगा, एक, जहाँ से सही उत्तर होगा। आप इसमें गन्ना देख सकते हैं। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसलों का उदाहरण है? तो कौन सी फसल है जो खरीफ फसलों का उदाहरण है, ये आपको बताना है। खरीफ फसल यानी कि वर्षा ऋतु की फसल या गर्मियों की फसल, तो कौन सी फसल है? देखिए चना रबी फसल है, कपास खरीफ फसल है, मटर भी, ये दी तो खरीफ। दूसरा हमारा सही उत्तर हो जाएगा खरीफ फसल कपास है। ये देखिए, ये आपको कपास दिख रहा होगा। अगला है कृषि योग्य भूमि के प्रति इकाई प्रतिफल में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को किस रूप में संदर्भित किया जाता है? तो किस रूप में संदर्भित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 भौतिक घनत्व के रूप में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा भूमि उपयोग श्रेणी नहीं है? तो भूमि उपयोग श्रेणी कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 3 सीमांत भूमि। अब ये सीमांत भूमि है क्या, इसके बारे में देख लीजिए। सीमांत भूमि वह भूमि है जिसका कृषि या औद्योगिक मूल्य बहुत कम या शून्य होता है। सीमांत भूमि को चारागाह भूमि और घास के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। यह भूमि अक्सर रेगिस्तान या अन्य उजाड़ क्षेत्रों के किनारे स्थित होती है। यानी कि सीमांत भूमि वैसे भूमि है जिसमें न तो खेती की जाती है और ना ही कोई औद्योगिक गतिविधि कार्यविधि की जाती है, उसमें सीधा पशुओं को चरने के लिए छोड़ दिया जाता है। अगला है स्थलाकृति उनके विकास और संबंधित प्रक्रियाओं को अध्ययन को समर्पित है। तो किसको समर्पित है? तो यहाँ से हमारा सही उत्तर होगा भू आकृति विज्ञान, एक हमारा सही उत्तर होगा। अगला है भारत के में सबसे बड़ा भूमि क्षेत्र निम्नलिखित में किस श्रेणी में आता है? तो किस श्रेणी में आता है? तो फसल भूमि में आता है, याद रखिएगा। अगला है स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना था। अगला है भारत में के प्रभाव में अधिकतम भूमि क्षेत्र का क्षरण हुआ है और यह बंजर भूमि में बदल गया है। तो किस में बदल गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 97 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 जल अपर्दन। अब ये जल अपर्दन है क्या, इसमें आपको चित्र के माध्यम से बताता हूँ, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए इस चित्र में देखिए जल अपर्दन है क्या, आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए पहले ये सरफेस पूरा क्या था, ये पूरा ऐसे ही था, ठीक है, ये पूरा मतलब ऐसे पूरा जुड़ा हुआ था। पानी आया तो इसने अपना ऐसे क्या कर मिट्टी को काट दिया। पानी द्वारा मिट्टी को काटना ही जल अपर्दन कहलाता है। जल मतलब हो गया पानी, अपर्दन माना होता कटाव,
ठीक है। तो पानी द्वारा मिट्टी का कटाव ही जल अपर्दन कहलाता है। जल अपर्दन कई प्रकार से हो सकता है, जैसे बूंद बूंद अपर्दन और सूक्ष्म अपर्दन और नालिका अपर्दन कई प्रकार से होता है। तो पानी द्वारा मिट्टी का कटाव ही जल अपर्दन कहलाता है। चित्र में आप देख सकते हैं। अगला है ऐसी नीति जिसमें भूमि के अधिकतम आकार को ठीक करना शामिल होता है, जो व्यक्ति के स्वामित्व हो सकती है, जिसे कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे जो है ऑप्शन नंबर दूसरा उच्च भूमि सीमा कहा जाता है। अगला है वह भूमि जिसे 5 वर्ष से अधिक समय तक परती छोड़ दिया जाता है और इसे सुधार प्रथाओं के माध्यम से सुधार के बाद खेती के तहत लाया जाता है, ऐसी भूमि को क्या कहा जाता है? ऐसी भूमि को कृष्य बंजर भूमि कहा जाता है। बंजर भूमि का मतलब है कोई भूमि कृषि योग्य नहीं थी और 5 वर्ष से अधिक उसको छोड़ दी, उसमें कृषि नहीं की जाती है। धीरे धीरे उसमें फर्टिलाइज़र, उपजाऊ उर्वरक ये सब मिलाए जाते हैं, इसके बाद वो कृषि योग्य बनाई जाती है। अगला है भारत में भू उपयोग क्षेत्र को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है? तो कितनी श्रेणियों में? तो इसको 9 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। ठीक है। और कौन कौन सी श्रेणियां हैं? एक है औद्योगिक उपयोग, आवासीय उपयोग, ग्रामीण, शहरी, जल भंडारण, कृषि क्षेत्र और इत्यादि। ठीक है। अब आपके लिए प्रश्न है महान भारतीय मरुस्थल भारत के किस भाग में स्थित है? ये आपको बताना है, जो मैंने आपको बताया। दूसरा प्रश्न है भारत की किस परत में खाद होता है जो मिट्टी के उपजाऊ बनाता है? ये दोनों प्रश्न आपको उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है। तथा आपको वीडियो कैसी लगी आपको ज़रूर बताना है। आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं ये आप ज़रूर बता दिया करिए, और कमेंट में जो मैं प्रश्न पूछता हूँ प्रश्न के उत्तर दे दिया करिए। और बहुत सारे NTPC वालों के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, जैसे साइंस के क्वेश्चन है, हिस्ट्री क्वेश्चन है, पॉलिटी क्वेश्चन है, इंडियन जियोग्राफी है और वर्ल्ड जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स है। ये सब PY की अपलोड है, तो आप जाके देख लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।